नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर सीरीज की अगली कड़ी है। आज का ये ब्लाइंड मर्डर देश की राजधानी दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में बहुत भीड़ भाड़ वाला, दरियागंज से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला हमें नहीं लगता कोई और, दरियागंज और चांदनी चौक से अधिक भीड़ भाड़ वाली कोई और जगह होगी। वहाँ पर 20 मई 2022 को उसी भीड़ भाड़ के बीच दो दुकानों के बीच पड़ने वाली एक छोटी सी जगह में एक व्यक्ति की लाश मिली और उस व्यक्ति को सिर पर नजदीक से 2 गोलियां मारी गई थी। न तो किसी ने गोली मारते हुए देखा, न गोली मारने की वो आवाज, इतनी भीड़ भाड़, इतने शोर शराबे, इतनी चकाचौंध के बीच में किसी ने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। 3-4 मिनट बाद जब लोगों ने देखा सिर से खून बह रहा है, औंधे मुंह पड़ा हुआ है, हल्ला गुल्ला हुआ, भीड़ तो रेडीमेड भीड़ रहती है, भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस आई। पुलिस ने देखा कि वो आदमी मौके पर मर चुका है। पंचायतनामा किया गया, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। अगले दिन घूमते टहलते उसकी पत्नी जीबा ये थाने पर आई और इसने कहा कि मेरे पति मोइनुद्दीन कल से गायब हैं। फोटो मांगी गई। जो लोग मौके पर लाश का पंचनामा करने गए थे, पुलिस वाले, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पति की संभवतः हत्या हो गई। लाश वाली फोटो उसे दिखाई गई। देखकर वो रोने पीटने लगी कि हाय, किसने मार डाला। बहरहाल पुलिस ने बड़ी कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज जो दरियागंज में दुकानों पे लगी होती है, उससे भी कोई बहुत बात पता लगी नहीं। और पुलिस ने उसी रात एक बाइक लावारिस दरियागंज में ही बरामद की। दिन की ये घटना थी हत्या की, और रात में जिस दुकान वाले ने अपनी दुकान बंद की, बड़ी कोशिश की कि सामने वाली गाड़ी का कोई मालिक मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिला तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये अपाचे गाड़ी यहाँ पर शाम के पहले से ही खड़ी है और इसका कोई वारिस, चिल्लाकर हमने देख लिया, कोई नहीं है। पुलिस ने वो अपाचे गाड़ी दाखिल की दरियागंज थाने में। उसका इंजन नंबर, चेचिस नंबर निकाला। नंबर प्लेट जो पड़ी हुई थी वो फेक थी, वो किसी स्कूटर की नंबर प्लेट थी, और उस नंबर प्लेट से ये पता लगा कि शायद ये हत्या की वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल हो। उस मोटरसाइकिल को सीसीटीवी फुटेज से ट्रेस किया जाना शुरू किया गया, क्योंकि आदमियों की भीड़ में आदमी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल था कि कौन आगे गया, कौन पीछे गया। और जो मृतक का कपड़ा था वो भी इतना सामान्य सा था कि अगर लाल पीले शर्ट वाले कपड़े वाले को ट्रैक करना हो तो अलग अलग सीसीटीवी में वो दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन सामान्य कपड़े वाले, उस तरह के कपड़े पहने हुए बहुत से लोग आए गए, जिसकी वजह से ये पता करना मुश्किल था कि आदमी किसके पीछे कौन था। लेकिन जब मोटरसाइकिल मिल गई तो उस मोटरसाइकिल को उस फर्जी नंबर प्लेट के सहारे ट्रैक किया जाना शुरू किया गया। अगले दिन तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें ये पता लगा कि ये इस मोटर बाइक पर सवार 2 लोग थे। और थोड़ी देर बाद, ऐसा लगता है हत्या के बाद, ये मोटरसाइकिल जहां खड़ी करके इन्होंने अपने टारगेट का पीछा किया था,
काम ख़त्म होने के बाद वहीं से वो भाग गए, मोटरसाइकिल की तरफ आए ही नहीं। ये पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस में ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया। बहरहाल पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों को सुपुर्द कर दी गई अंतिम संस्कार के लिए। पुलिस ने उसके बाद सबसे पहले वादी मुकदमा यानी मृतक मोइनुद्दीन की पत्नी जीबा से पूछताछ शुरू की। जीबा ने बताया कि साहब तमाम लोगों से दुश्मनी थी और शराब बहुत पीते थे, कई लोगों के साथ बैठ के पीते थे, किससे क्या झगड़ा हो गया मुझे नहीं पता। दूसरे पतंगबाजी का बड़ा शौक़ था, पतंगबाजी में तमाम ये पैसे लगाते थे, कभी जीतते थे कभी हारते थे, किससे इनकी दुश्मनी हो गई मैं नहीं कह सकती। पुलिस ने उनके मोबाइल की सीडीआर निकाली। मोबाइल के सीडीआर में एक हफ्ते से वो मोबाइल बंद था। ये पूछा गया कि आपका मोबाइल एक हफ्ते से बंद क्यों था, तो उसने बताया कि साहब इसमें खराबी आ गई थी और इसमें सेल जो इसके मोबाइल के भीतर थी वो फूल गई थी, तो मैंने एक दुकान में सेल इसका जो बैटरी थी वो निकलवा दी थी और उसने ये कहा कि 4 दिन बाद बैटरी आएगी तब हम इसकी बैटरी बंद कर देंगे, बना के इसको फ़ोन को बंद कर देंगे और तब आपका फ़ोन काम करने लगेगा। और इसी चक्कर में हम 7 दिन हमारा ये मोबाइल बंद रहा। पुलिस ने उसके बताए हुए उस दुकानदार को भी उठाकर उससे पूछताछ की, तो उसने कहा कि सर ये हमसे रिचार्ज कराने तो आती हैं, पैसा लेके आती हैं और हम इनका फ़ोन रिचार्ज कर देते हैं, लेकिन ये किसी बैटरी के लाने ले जाने या उसकी हमारी इनसे कोई बात नहीं हुई, न इनका मेरे पास फ़ोन आया, न मैंने बैटरी निकाला, न नई बैटरी लाने ले जाने की बात हुई। पुलिस को फौरन डाउट हुआ। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करने के लिए इसको महिला थाने पर भेज दिया। आईओ भी साथ गए। जो फैक्ट्स अब तक आए थे एक एक करके उनसे रूबरू कराया जाने लगा। इसी बीच जो इसकी सीडीआर आई थी, क्राइम ब्रांच ने उस सीडीआर की एनालिसिस की, तो उसमें 7 दिन पहले यानी जब ये फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था उससे पहले मेरठ के एक नंबर से बहुत बात हुआ करती थी। मेरठ के उस नंबर वाले व्यक्ति के फिजिकल आइडेंटिफिकेशन के बाद ये पता लगा कि ये मेरठ का रहने वाला लड़का है शुएब, और शुएब शादीशुदा है। शुएब के एक बेटी भी है और शुएब जो है वो हेल्थ सप्लीमेंट का काम करता है, अच्छा काम करता है। शुएब उठकर दिल्ली पुलिस इनको उठा कर लाई और दरियागंज थाने में शुएब से पूछना शुरू हुई। शुएब ने बताया कि हमारी और जेबा की मुलाकात फेसबुक पर 2 साल पहले हुई। उसने कहा धीरे धीरे हम दोनों में फेसबुक से ही प्यार मोहब्बत जिसे कहते हैं डेवलप हो गया, वर्चुअल लव। और 6 महीने के भीतर ही मैं जेबा से मिलने दिल्ली आ गया। दिल्ली में एक कॉफ़ी हाउस में हम दोनों की मुलाकात हुई। हम दोनों की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी और जेबा ये शिकायत करती थी कि मेरा पति मुझे मारता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मेरे साथ तमाम तरह की और दिक्कतें वो करता है जिसके बारे में वो बताया करती थी। एक दिन उसने वीडियो कॉलिंग पर शरीर के कुछ हिस्से दिखाए जिस पे काले रंग के निशान थे और ये बताया कि मेरे पति ने आज मुझे मारा है। ये देखकर शुएब तिलमिला गया। उसने कहा तुम ऐसे
जल्लाद आदमी के साथ कैसे रह सकती हो जो तुम्हें इस कदर मारता हो, जबकि जेबा के 2 बेटे और एक बेटी भी थी। जेबा और मोहिउद्दीन से 2 बेटे और एक बेटी भी थी। बात करते करते शुएब ने उससे शादी की पेशकश की कि जब तुम्हारा पति इतना जल्लाद है, क्यों इसके साथ रहती हो, हम लोग नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वही वर्चुअल प्यार मोहब्बत है इंटरनेट पर, फेसबुक पर। शादी की बात को जेबा ने स्वीकार कर लिया। उसने कहा हम बिल्कुल शादी करेंगे, लेकिन पहले मोहिउद्दीन को रास्ते से हटाओ। कैसे हटाना है, क्या करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा तभी करूंगी जब इसकी लाश देख लूंगी। शुएब ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इसको रास्ते से हटा दूंगा और तब फिर तुमसे निकाह करूंगा। उसने अपने एक दोस्त, गाजियाबाद के एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, विनीत से संपर्क किया और विनीत से बताया कि इस तरह से दुकान अपने जाता है दरियागंज में ही और वापस आता है, शराब पीता है, ये उसकी जगह हैं और इसे मारना है। विनीत से बात तय हुई 5 लाख रुपए में कि हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे और ये 5 लाख रुपए शुएब भी खर्च करेगा। ये पहले ही जेबा ने कह दिया था कि कैसे होगा, क्या होगा, ये तुम जानो, मुझसे इस सिलसिले में कोई बात मत करना, लेकिन निकाह की बात तभी होगी जब मैं अपने पति मोइनुद्दीन की लाश देख लूंगी। विनीत 1 हफ्ते से और 1 हफ्ते में 5 बार उसने मोइनुद्दीन की हत्या की कोशिश की दरियागंज बाजार में, लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। उसने लौट के शुएब को बताया कि एक आदमी की ज़रूरत और एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत और पड़ेगी। शुएब ने कहा इसका तुम इंतज़ाम करो। विनीत ने कहा ठीक है, हम मेरठ से ही, तुम्हारे ज़िले से ही, हमें रुकने के लिए जगह तुम अपने यहाँ दे देना, हम यहाँ से मोटरसाइकिल का इंतज़ाम कर लेंगे। 5,000 रुपये में एक चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल लेकर दोनों, विनीत और शुएब, दरियागंज फिर पहुंचे। एक छोटे से होटल में कमरा लिया और वो अपाचे मोटरसाइकिल नीचे खड़ी की। एक दिन पूरा फिर उन्होंने बिताया, लेकिन फिर सक्सेसफुल नहीं हुए भीड़ की वजह से, केवल और केवल भीड़ की वजह से। और अगले दिन जब विनीत ने कहा कि एक आदमी की और ज़रूरत है, उनका भी एक आदमी और आएगा, वो भी 5 लाख रुपए मांगेगा, इससे बढ़िया है मैं ही चलूँगा, मोटरसाइकिल मैं चला लूँगा, तुम पीछे रहना, जैसे ही दांव देखना वैसे ही गोली मार देना। यही बात तय हुई और इसी पर शुएब मोटरसाइकिल चलाता रहा और पीछे विनीत बैठा रहा कि कैसे मौका मिले और कैसे गोली मारे। उस दिन मौका मिल गया और उसने गोली मार दी। ये तय कर रखा था कि हम लोग फ़ोन से कोई बात नहीं करेंगे। फ़ोन तो बंद कर रखा था शुएब ने भी, विनीत ने भी और जीबा ने भी। तय हुआ था कि जब तुमको ये पता लग जाए कि अब इसका इंतकाल हो गया है, मर गया है या ये रास्ते से हट गया है, तो फला जगह तुम आ जाना, वहाँ किसी के मोबाइल फ़ोन से फला नंबर पर फ़ोन कर देना, हमें सूचना हो जाएगी। यही कॉल, यही जब इन लोगों का, जब ये मुलजिम पकड़े गए और इन लोगों ने ये बातें बताईं, तब फिर वही कॉल इन लोगों के लिए, जो सबसे बड़ा एविडेंस पुलिस के लिए इनके अगेंस्ट, वही कॉल बनी। शुएब ने छूटते ही कहा कि अब हम लोगों को फौरन निकाह की तारीख तय करके यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इसी बीच पुलिस ने इनको 25 मई 2022 को
गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जीबा ने बताया कि 25 साल पहले जब वो 15 साल की थी तब उसकी शादी मोइनुद्दीन से करा दी गई थी। वर्कशॉप का उसका काम था और काफ़ी जिसको कहते हैं उसकी वर्कशॉप से आमदनी थी, लेकिन उसकी शिकायत ये थी कि शराब पीता है, पतंगबाजी बहुत करता है। फेसबुक पर शोएब से बात होते ही उसने किसी भी तरह से पीछा छुड़ाने के लिए शोएब को तैयार किया और जिस डंडे के निशान की बात कर रही थी उसने बताया कि अखबार को खूब अच्छी तरह से उसको रॉड जैसा मोड़ के उसे हल्का जला के और जो उसका राख जो ब्लैक जलने के बाद हल्का सा ब्लैक हो जाता था उससे अपनी बाँह, जांघ और पीठ पर निशान बनाए थे और वही निशान उसने वीडियो कॉल करके शोएब को दिखाए थे। ज़ेबा, विनीत और शोएब तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, शादी के 25 साल यानी 25 साल बतौर पति पत्नी, बतौर हस्बैंड वाइफ एक साथ गुजारने के बाद 3 बच्चे होने के बाद फेसबुक पर सिर्फ 2 साल किसी से बात क्या हुई कि 25 साल के रिश्तों का कत्ल हो गया। और ये कह के कि निकाह तभी करूंगी जब इसको खत्म कर दोगे। कितना वेंजेंस, कितना उसके दिल में होगा ज़ीबा के। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार क्या हो गया है। बहुत ढेर सारी घटनाएं मैंने आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंटरनेट के तमाम और प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाले 2 लोगों के बारे में बताया है। शोएब भी शादीशुदा, घर में बीवी, एक बच्ची, फूड सप्लीमेंट का अच्छा काम। लेकिन इस मोबाइल देवी की स्क्रीन पर क्या दिख गया, क्या देख लिया, क्या दिखा दिया कि बुद्धि कुंद हो गई। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, चाहे शोएब की बुद्धि हो, चाहे ज़ेबा की बुद्धि हो। ब्लॉक हो गया दिमाग। पुलिस में जब हम लोग को कोई असलहा या कोई जैसे राइफल है या पिस्टल है या रिवॉल्वर है, अगर उसकी गोली फंस जाती है तो उसको हाफ कॉक कहते हैं कि कॉक तो हुई लेकिन फायर नहीं हुई। ऐसे ही बुद्धि हो जाती है कि बुद्धि चलती तो है, काम तो करती है, लेकिन सही जगह चलती नहीं। ऐसी ये इंटरनेट की मोहब्बत है, ऐसी ये मोबाइल देवी की कृपा है। क्या क्या न करा दे ये मोबाइल कि फेसबुक की 2 साल की दोस्ती और 25 साल का पति पत्नी का रिश्ता, ये 2 साल उन 25 सालों पे भारी पड़ गया। लिहाजा जो बात मैं बार बार कहता हूं किस्सा गोई परिवार के लोगों से कि बहुत ज्यादा इसमें डूबने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल ही तो है। जादूगरी है, आप समझें कि जादू से सामने वाले को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
लेकिन वो आपके पास नहीं है। तो इस वर्चुअल वर्ल्ड की दोस्ती, दुश्मनी या ऐसा कोई संबंध जो संवेदनाओं से जुड़ा हो, उसमें दिमाग का चलना बहुत ज़रूरी है। दिमाग लगाइए, सोचिए कहाँ जा रहे हैं आप, क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ये सब 10 बार नहीं 100 बार सोच लीजिए, तब कोई कदम आगे बढ़ाइए। आशा है मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।